Bismillahirrahmanirrahim. Friends, I am Arshad Akif, CEO ASK Development and your learning partner. ASK Development का ये प्रोफेशनल वेबिनार सीरीज का 29th एपिसोड आज हम कंडक्ट कर रहे हैं। ये हमारी कोशिश है जो कम्प्लीमेंट्री और फ्री ऑफ कास्ट हम अपने जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर, एनजीओ, पब्लिक सेक्टर के लिए कर रहे हैं। वी आर हैप्पी टू सी यू ऑल ऑनलाइन। तो आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारा मौजू एज यू नो कि लीडिंग विदाउट अथॉरिटी। तो हम इस पे कोई ज़्यादा एकेडमिक और थेरीज के हवाले से बात नहीं करेंगे, बल्कि मोर ओवर टू ऑन दिस सब्जेक्ट हमारी ये होगी कि हमें क्या स्किल्स चाहिए हैं अथॉरिटी के बगैर लीड करने के लिए, हैबिट्स, पर्सनालिटी और वर्क एथिक्स के उसमें करेंगे। तो लकीली आज हमारे साथ बहुत ही प्रोफेशनल लर्न्ड eminent scholars with us, rather professionals. Mr. Asad Hamid हैं, he is head of digital learning at Faisal Bank. आपका को 27 years का experience है लर्निंग एंड डेवलपमेंट में, और आपके जो खास एरियाज हैं उसमें सिस्टम बेस्ड लर्निंग, CSR, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। आप इससे पहले लम्स यूनिवर्सिटी के एग्जेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा भी रहे हैं। समिट बैंक में भी कसर तक आपने काम किया, और इस तरह की बहुत सारी अचीवमेंट आपके CV पे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सकलैन शेर साहब हैं। माशाल्लाह, ही इज़ आई थिंक वन ऑफ द वेरी वेरी फ्यू PhDs इन HR। आजकल एक नेशनल बैंक से वाबस्ता हैं। आपका भी 20 years एक्सपीरियंस है, और ऑलमोस्ट सारे ही आपने जो मेजर एरियाज ऑफ वर्क उनको कवर किया है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, ऑयल एंड गैस है, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपका काम है। तो आज वो भी हमें अपने तजुर्बा से और नॉलेज से मुस्तफ़ीद करेंगे। तो हमारे साथ खुर्रम अली खान साहब हैं, COO ASK डेवलपमेंट, एंड ही इज आल्सो CEO ऑफ F&F, दैट इज़ अ फूड रिलेटेड ऑनलाइन ग्रुप। उनका भी माशाल्लाह एक्सपीरियंस है अबाउट 20 years इन फाइनेंस, HR एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, और आप कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया के भी एक्सपर्ट हैं। तो विद दीज 3 एमिनेंट स्कॉलर्स लेट अस स्टार्ट। हमारा जो फॉर्मेट है कि फर्स्ट वी रिक्वेस्ट आवर पैनलिस्ट प्लीज स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट, कि आपका तजर्बा और क्या हमें सिखाता है, हाउ वी कैन लीड without authority, whatever the capacity we have. So let's start with our senior colleague, Mr. Asad Hamid sir. Sir. Thank you very much. Thank you very much, Arshad Saab. It's a really pleasure to be part of this, group and people who are sort of interested to know more about this particular topic. As far as this, topic is concerned, जनरली आपने देखा होगा इस तरह की एक किताब भी अवेलेबल है, आई थिंक कीथ फ्रेजर की, जिसमें वो बात करता है को-एलिवेशन की, कि किस तरह आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं टू सॉर्ट ऑफ हेल्प ईच अदर रियलाइज देयर पोटेंशियल। तो लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स जो लीडिंग विदाउट अथॉरिटी थोड़ा सा मिसनोमर सा वर्ड है, कि जी अथॉरिटी तो डेफिनेटली चाहिए होती है, क्योंकि लीडिंग जो है वो बाय डेफिनेशन होता है कि यू हैव टू इन्फ्लुएंस समबडी। तो जब आप किसी पे इन्फ्लुएंस चाहते हैं तो वो उसके लिए जरूरी होता है कि जो इन्फ्लुएंस जिस पे आप कर रहे हैं वो आपकी बात को सुने। तो अब 2 हल है, एक तो यह है कि अथॉरिटी या तो भाई फॉर्मल आएगी, तो वो हम उसकी शायद बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं क्योंकि अथॉरिटी तो होगी, लेकिन विच इज मच मोर ऑफ अ सॉफ्टर side of authority, where the influence that you are wielding on somebody else is not necessarily rooted in the formal structure of the organization, because अक्सर आपने हम देखते हैं अपनी टीम्स में कि एक टीम लीडर होता है या आपका कोई बॉस होता है, वो बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन उसके पास वो अथॉरिटी है टू सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर, क्योंकि ही कंट्रोल्स दी पे एंड परफॉर्मेंस एंड व्हाटएवर। लेकिन जनरली ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अथॉरिटी उनके पास फॉर्मल शायद ना हो, बट पीपल लाइक टू लिसन टू देम। और वो कहाँ से आती है? वो बेसिकली 2-3 कॉजेज हैं जिसकी वजह से द पर्सन इज एबल टू create that kind of influence, and then they informally start leading. एक तो होता है the ability that you have for a particular subject. तो उसको हम कहते हैं कि आपके पास बहुत अच्छी सब्जेक्ट की ग्रास्प है। not necessarily your boss has that kind of a ability, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में या टीम में ऐसे लोग होते हैं जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, तो उसकी वजह से भी एक अथॉरिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है और पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू
एंड दे टेकिंग क्यू फ्रॉम यू कि किस तरह हम कोई काम लेके आगे चल सकते हैं, क्योंकि यू हैव द एक्सपर्टीज। दूसरा जो बड़ा आजकल सोर्स है सॉर्ट ऑफ लीडिंग पीपल विदाउट हैविंग अ फॉर्मल अथॉरिटी इज दैट योर एबिलिटी टू कनेक्ट विद पर्सन। अब उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स का बड़ा रोल होता है कि आप इसके बावजूद कि आप शायद टीम लीडर नहीं है, बट सिंस यू आर अ पर्सन हु हैज a knack of understanding people, their behaviors, their pain points, तो उससे ऑटोमेटिकली लोग टर्न्स टूवर्ड यू कि सर हमें बताएं कि ये इसका मसले का हल क्या है, दे सॉर्ट ऑफ स्टार्ट ट्रस्टिंग यू मोर देन। तो ये हो गया कि आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स की बेसिस पे द पीपल रियली कनेक्ट विद यू। The third, the more important part is that what kind of a behavior and attitude that you have towards other people. अब उसमें ऑब्वियसली ये बड़ा रोल होता है, डॉक्टर स्किटमा ने भी कहा हुआ है ना कि केयर एंड ग्रोथ मॉडल है कि हाउ मच यू केयर अबाउट योर कोलीग। और उसमें आप विदाउट यूजिंग एनी सम सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मल अथॉरिटी, आप जेन्युइनली चाहते हैं कि उस आदमी की हेल्प की जाए और वो ग्रो करे, डेवलप करे। तो वंस यू हैव दैट काइंड ऑफ अ एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल ग्रोथ, तो पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू मोर। तो ये तीन चार बड़े मोटे मोटे आप समझे एरियाज हैं जिसकी बेसिस पे यू स्टार्ट लीडिंग पीपल विदाउट हैविंग टू हैव अ फॉर्मल अथॉरिटी। तो ये माय सॉर्ट ऑफ ओपनिंग रिमार्क्स थे। तो आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड वंस वी गो इनटू Q&A सेशन कि हाउ पीपल हैव दैट काइंड ऑफ ability to influence others without having authority। तो उसमें क्या आपको पर्टिकुलर बिहेवियर्स रखने चाहिए, तो देन वी कैन टॉक अबाउट इट मच मोर। श्योर श्योर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी हमें तीन चीजें बताई: सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, अंडरस्टैंडिंग जी पीपल एंड हेल्पिंग देम, और थर्ड पॉजिटिव बिहेवियर विद अ जेन्युइन इंटेंट टू हेल्प अदर्स। अगर राइट जेन्युइन पर्सनालिटी जो है वो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट अर्न करती है वेयर एवर यू राइट आर विदाउट अ राइट रैंक। तो जी डॉक्टर जी सकलैन, आप भी हमें अपने ख्यालात से आगाह कीजिए। सर, थैंक यू वेरी मच अर्शद साहब। आपने बड़ा जनरस किस्म का मेरा इंट्रोडक्शन भी करवाया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी इस फोरम पे आने की। सेकंड टाइम मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है एंड आई विश कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया करें ताकि श्योर, मैं वी लव टू। गिव बैक टू द सोसाइटी वाला जो रोल है वो मैं अदा कर सकूं। और मैं बड़ी सिंसियर मेरी अप्रिसिएशन है आप लोगों के लिए कि जिस अंदाज से आप लोग जो अप टू डेट टॉपिक्स हैं या वो ऐसा आप जो टॉपिक चूज कर रहे हैं जिसकी रियलिटी में हमें ज़रूरत है, तो वो आप लोग दैट फ्यू पीपल आर डूइंग मार्वलस। तो थैंक यू वेरी मच। असद साहब ने बड़ी खूबसूरत तरीके से इस थ्योरी को बयान कर दिया कि कैसे इन्फ्लुएंसिंग हो सकता है विदाउट अथॉरिटी। तो ये एक ऐसा फिनोमिना है, पैराडाइम शिफ्ट है लीडरशिप स्किल्स का, क्वालिटीज़ का, कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप गूगल को या अमेजोन की अगर आप बात कर लें तो वहाँ फ्लैट हायरार्कीज की तरफ वो बहुत पहले के जा चुकी हैं। और इवन दो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी ऑर्गेनाइजेशंस फ्लैट हायरार्की की तरफ चली गई हैं, ठीक है। और मेजॉरिटी अब वो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर से जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रूली ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती हैं तो वहाँ जा चुकी हैं। अच्छा, इसको हमने रिसेंटली एक्सपीरियंस भी किया जब ये कोविड-19 का मामला आया। तो लोग वो जो एक मिथ थी कि नहीं जी सामने हो स्टिक हो तो फिर लोग काम करते हैं, तो वो रिमोट वर्किंग जो वर्चुअल वर्किंग का सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो शिफ्ट है लीडरशिप में, इसके लिए जो अडॉप्टेबिलिटी बड़ा इम्पोर्टेंट एक सिलसिला है कि आपने अपने आप को उसमें ढाला कि ठीक है जी, वी विल कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट्स एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स व्हाइल नॉट सिटिंग इन द ऑफिस। ठीक है, कहीं भी आज असद साहब भी कहीं और बैठे हुए हैं, ही इज नॉट इन द जी बैंक राइट नाउ। अभी शुरू में हमारी बात हो रही थी। इसी तरह अगर किसी के पास अथॉरिटी नहीं है, वो मैनेजेरियल रोल पे नहीं है, तो आई विल ऐड ऑन सम ट्रेड्स इन एडिशन टू असद साहब कि एक तो इनिशिएटिव और प्रोएक्टिव होना चाहिए बंदे को।
ठीक है, कि जब आप किसी इदारे में हैं या जहाँ पर भी हैं, अगर आप प्रोएक्टिव अप्रोच का इख्तियार करते हैं और इमोशनली आप इंटेलिजेंट हैं और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, तो फिर आप यूं समझ लें कि आप इन्फ्लुएंसिंग की तरफ बढ़ते जाते हैं। एक तरफ आपका असद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि कॉम्पिटेंसी हो, जो भी आप काम करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं उस पे आपकी एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ग्रिप हो, फिर आप अडॉप्टेबल हों, इनिशिएटिव लेने वाले हों, प्रोएक्टिव हों, और फिर आप इंटेग्रिटी से अगर चीज़ों को और एथिक्स से चीज़ों को लेके चलते हैं। और मेरा बड़ा फर्म बिलीव है कि आपको कंटिन्यूस लर्निंग चाहिए, ठीक है। अब किसी भी फील्ड में अगर आपने चीज़ों को आगे लेके बढ़ना है तो आपको पता हो कि इस वक्त करंट एरा में उस इंडस्ट्री में उस जॉब में उसके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, और वो नॉलेज को अपने हमेशा रिवाइव करता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके इस पैराडाइम शिफ्ट में आपको हेल्प करती हैं और एक ट्रू लीडर बनाती हैं, जिसमें आपके पास अथॉरिटी का होना ज़रूरी नहीं है। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल भी दूंगा कि मैं एक प्रीवियस कंपनी में था, तो हम लोग निगोशिएशन के लिए हमारी एक टीम जाने वाले थे। तो वो ऐसे कैजुअल अंदाज में मुझे उन्होंने कहा कि जी आप भी चलें हमारे साथ, ठीक है। तो हम एक क्लाइंट है उससे मिल के आना है, काम शाम उसने हमें देना कोई नहीं है, बट लेट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ के जी हम गए थे उसके पास, तो मिल के आते हैं। अच्छा, हम वहाँ चले जाते हैं तो वो सीईओ जो है उसको मैसेज आता है कि जी ये इस कंपनी के लोग आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। तो वो कहता है कि यार मैंने तो काम देना ही नहीं आप लोगों को, तो ये आ क्यों गए? उन्होंने कहा जी ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि एक दफ़ा मुलाकात करनी है आपसे ना। खैर तोहन करहन जो है ना वो हमें अलाउ किया गया, हम चले गए। तो अब मैं तो एज ए साइलेंट ऑब्जर्वर था, मुझे ना वो उस पूरे सिनेरियो का पता था ना कुछ था। तो जब गए हैं देखते हैं तो वो मिले और वो उसने स्टार्ट बात शुरू कर दी कि जी आप लोग क्यों आ गए, आप लोगों को हम तो काम नहीं देंगे, ये है वो है। अच्छा, सडनली मेरी तरफ उसने देखा तो मुझे कहता है आप भी इसी इदारे में? मैंने जी मैं भी इसी इदारे में। कहता है मैंने आपको कहीं देखा हुआ। मैं कहा जी बिल्कुल, हम फलां जगह पे मिले थे और फलां ये बात हुई थी, ठीक है, ऐसे ऐसे था। अच्छा, उसका एटीट्यूड चेंज हो गया, उसका ना बिल्कुल ऑल टुगेदर बिहेवियर चेंज हुआ। तो उसने कहा कि जी चले आप आए हैं तो बैठे चाय भी पीते हैं, एंड देन ही स्टार्टेड लिसनिंग। तो जो हमारे सीनियर साथी थे उसने उनको बताया कि जी आपको ये एडवांटेज है, ये ऐसे है। अच्छा, अब ये पूरी बात बताने का मकसद ये था कि मेरे पास कोई अथॉरिटी या कोई उस पूरे सिनेरियो के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन सिंस एक ऐसा काम मैंने उस बंदे का किया हुआ था उसकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो मेरी अथॉरिटी में नहीं था या मेरे उसमें प्रोरोगेटिव में भी नहीं था, बट ही रिकग्नाइज दैट, और हमें वो प्रोजेक्ट ना सिर्फ मिला बल्कि वो एग्जीक्यूट भी किया गया और वो बड़ा एक अच्छा प्रॉफिटेबल रहा था। तो मैं टू सम इट अप, अगर आपने अथॉरिटी के बगैर आगे बढ़ना है तो अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करें, इंटेग्रिटी से काम करें, प्रोएक्टिव हों, ठीक है, अडॉप्टेबल हों। ये चंद एक ट्रेड्स हैं जिनको आप लेके चलें और जो हर बंदे के अंदर मैं समझता हूँ वैसे भी ये क्वालिटीज को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। इन एडिशन टू आवर फर्स्ट 3 पॉइंट्स, आपने 5 पॉइंट्स का इजाफा किया है हमारे नॉलेज में। आपसे रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों की सहूलत के लिए, स्पेशली दोज हु हैव जॉइंड अस रिसेंटली। एक तो आपने ये कहा कि अदारों की हायरार्की बदल रही है। पहले ज़्यादातर वो हायरार्किकल होते थे और वो सीधे ही टॉप टू बॉटम चीज़ें चलती थी। अब ये फ्लैट है, यानी हॉरिजेंटल है, और रिमोट वर्किंग भी हो रही है। तो इसमें पोजीशन से ज़्यादा आपकी वर्किंग और आपकी एक्सपर्टीज इस्तेमाल होती है। फिर आपने हमें बताया यू मस्ट हैव एडॉप्टेबिलिटी, वट एवर द सिचुएशन फिट योर सेल्फ। सेकेंड, बी प्रोएक्टिव, कि इंतजार में ना रहें कि कोई कुछ कहे या आपको इन्वायरमेंट मजबूर करे। आप अपने काम और अपनी सलाहियत को अप टू डेट रखें और काम करें।
तीसरी इंटेग्रिटी, कि अगर आप एथिकली मजबूत नहीं हैं तो ना आपके मतलब किसी की पॉजिटिव राय होगी, जब पॉजिटिव राय ही नहीं है, जैसे हमारी पॉलिटिकल बातें हो रही होती हैं, तो हु विल लिसन यू, हु विल ट्रस्ट। एंड द फोर्थ थिंग इज आपका इंडस्ट्री नॉलेज जो आपको एज देता है बाकी टीम मेंबर्स के हवाले से भी, और आप इनोवेशन में भी आपको मदद मिलती है। एंड द फिफ्थ थिंग इज, जो अभी आपने अपनी एग्जांपल से हमें बताई, वो रिलेशनशिप है और दूसरों के काम आना है। अब हमें ये नहीं पता कि आपने क्या खास चीज़ उनको प्रोवाइड की थी कि वो बिल्कुल उनका रवैया बदल गया, बट आई बिलीव इन कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप, गली मोहल्ला हो, खानदान हो या वर्क प्लेस हो, दिस इज मस्ट। इंसान अपनी इन्हीं चीज़ों से तो जाना जाता है, यही तो इखलाक और किरदार है। अदरवाइज जाहिर है कि वो जान या दीवार तो नहीं है कि आप इररेलेवेंट हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। जी खुर्रम साहब, आप शेयर जी कीजिए। मैं अपने थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, इसलिए कि जो मेन पॉइंट्स थे वो दोनों लर्नड स्पीकर्स ने कवर कर लिए। देखिए, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में, और टफ टाइम्स आते हैं, एट टाइम अथॉरिटी आके चली जाती है, तो एक चीज कंसिस्टेंसी की जो जरूरत होती है वो होती है काम में लगे रहना। मैं आज से कोई ख्याल 20 साल पुरानी बात है, ऐसे भी कुछ साल ऊपर ही हो गए। मैं एक साहब थे हमारे, वो एक बैंक के प्रेसिडेंट थे, उसके बाद वो उन्होंने वहां से रिटायर हुए, तो हमारी कंपनी में कुछ अरसे के लिए एज ए कंसल्टेंट आए। तो कोई बात, हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे, तो किसी साहब ने आगे शिकायत की थी कि जी मुझे इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है। तो मैंने कहा कि देखो, अथॉरिटी नहीं मांगा करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगा करो। अथॉरिटी तो आई जाती है जब रिस्पॉन्सिबल, जो जितना रिस्पॉन्सिबल होता है ना, उसके पास बेशक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ना भी हो, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो अथॉरिटी मिल जाती है उसको। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद है कि रिस्पॉन्सिबल बनो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते रहो। जितने रिस्पॉन्सिबल तुम होगे, अथॉरिटी तुम्हें फॉलो करेगी ऑटोमेटिकली। और ये होता है, हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, किया हुआ देखा भी है, और लोगों से इंटरेक्शन भी है, कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझ के काम कर रहे होते हैं, उनकी बात की वैल्यू ज्यादा होती है बनस्बत उन लोगों के जिनके पास खाली डेजिग्नेशन। आई एम नॉट सेइंग कि डेजिग्नेशन वाले नहीं करते। अगर दो का कंपैरिजन हो, तो जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ज्यादा अपनाइयत के साथ काम कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्लस माइनस को ज्यादा बेहतर तरीके से सोच रहा होता है। एट टाइम्स होता है कि जो जो टॉप सीनियर लीडर है वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, उसके जूनियर होते हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली अथॉरिटी भी आ जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कंसिस्टेंट, जैसे कहा जाता है ना कि नमाज कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे आप कुछ भी करें। गुनाह हो जाते हैं, गुनाह हो जाते हैं, गुनाह ना होते तो सबसे, इसलिए कि अल्लाह ताला के एक बहुत महबूब वो है कि वो गुनाहों को माफ करना, और कहा गया है कि जी तौबा को बड़ा पसंद किया गया, तो तौबा इसीलिए पसंद की गई है कि गुनाह होंगे तो तौबा होगी। तो नमाज कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इसी तरह अपने काम को कभी नहीं छोड़ना थैंक यू फॉर चाहिए। एट टाइम्स चीजें सॉरी। होती हैं, आपको डिस्टर्ब करती हैं, अथॉरिटी नहीं है, आपको लग रहा है कि लैक ऑफ अथॉरिटी की वजह से आप चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, बट आप कंसिस्टेंट रहे, आप अपना काम करते रहे। आज से कोई मेरे ख्याल 10 साल पुरानी बात है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में 11 साल 12 साल हो गए। तो वहां दो डिविजन्स थे, एक नई मैनेजमेंट आई और डिसाइड किया कि इन दो डिविजन्स को मर्ज करेंगे। मैं जिस डिवीजन का हिस्सा था उसमें 47 ऑफिसर्स थे, और दूसरे डिवीजन में 64 ऑफिसर्स थे। तो हमारा जो डिवीजन था जिसमें मैं जॉब करता था, उसमें 47 में से 46 लोग फायर हो गए। अरे तो आई वॉज द ओनली सर्वाइवर, और मैं उन 64 लोगों के साथ मर्ज कर दिया गया। तो ऑटोमेटिकली सबसे इंपॉर्टेंट था कि 64 लोग मुझे पसंद, इस सेंस में नहीं करते थे कि यार हमारे काम चल रहा था, इस जब 46 फायर हो रहे थे तो 47 ही हो जाते, कहाँ से एलियन हमारे पास आ गया। बट अलहमदुलिल्लाह काम करते रहे, ख्याल आया, वो पुराने लोग बड़ों से सीखा हुआ था, तो काम करते रहे, सर झुका के काम करते रहे अपनी चीजों में, और इतना उस चीज को सॉलिड किया कि देर वो आप चीजों में, मतलब जो आपके पास चीजें थी उन पे आपके डिपेंडेंट होने लगे। नॉलेज आपके पास है, चीजें आपको आपको करना आता है, आपको राह निकालनी आती है, आपको सॉल्यूशन देना आता है। तो जिसको सॉल्यूशन देना आ जाए ना, जो सीख ले सॉल्यूशन देना, ऑटोमेटिकली वो अपनी जगह बना लेता है। और हिस्ट्री में पहले दफा हुआ कि जो सीएफओ ऑफ द ग्रुप प्रमोट हुआ वो मैं हुआ। वो ना उस डिवीजन, इसलिए कि बड़ा डिवीजन था, ज्यादा रेवेन्यू कमाता था, और इसी वजह से दूसरे डिवीजन के लोगों को खत्म किया गया था। तो मैं उस पूरे ओवरऑल कंपनी का सीएफओ बना। पॉइंट ये था कि जी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहे, जितने ज्यादा आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, अथॉरिटी आपके पास ऑफिशियली ना भी आए ना, तो आप ही आप है, आपके बगैर चीजें नहीं चलेंगी। और डेफिनेटली जो जितना रिस्पॉन्सिबल होता है, जिस जिस जो काम निपटा सकता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा सकता है, somehow रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके, अथॉरिटी उसके पास आई जाती है। थैंक यू। Can I add something here?
जी जी, कैन आई श्योर, ऐड लेकिन समथिंग मैं चाह हियर? रहा था जी कि जी इनके जो पॉइंट्स हैं वो अपने ऑडियंस को मैं जरा जी, फीड कर दूं, श्योर देन आई श्योर। वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज टू कंटिन्यू। इसमें तीन बातें उन्होंने, चूंकि आपने असद साहब ने शुरू में तीन बातें की थी, तो इन्होंने भी जवाब में तीन ही कही हैं कि फर्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग्स अथॉरिटी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर वर्क, अथॉरिटी विल फॉलो इट। सेकेंड, डेडिकेशन टू योर वर्क विदाउट लुकिंग कि आपको क्या इससे बेनिफिट हो रहा है, यू जस्ट थिंक ऑफ द बेनिफिट फॉर योर कंपनी, योर टीम, योर पीपल। थ्री, सोल्यूशन प्रोवाइडर, कि हर वक्त मैं तो क्या करूं जी, मुझे तो ये मिला ही नहीं है, आज तो बिजली चली गई थी, क्योंकि ये मैं अक्सर ये शिकायतें हम इस तरह की सुनते हैं। तो अवर पीपल इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव 110 एक्सक्यूजेस फॉर नॉट डूइंग। हालांकि इन्हीं हालात के अंदर काम कुछ और लोग कर रहे होते हैं जो स्टार बनते हैं और जो जाके फिर अदारों के सरबराह भी बनते हैं। तो ये सोल्यूशन प्रोवाइडर होना और डेडिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो असद साहब प्लीज ऐड कीजिए, आप कुछ जी कहना जी, चाह रहे हैं। एक्चुअली जस्ट वांटेड टू ऐड फ्यू थिंग्स। एक ये समझने की, हाँ, ये समझने की बड़ी जरूरत है कि ये लीडिंग विदाउट अथॉरिटी, ये अब क्यों उसको इतना अहमियत दी जा रही है, उसके लिए कुछ हम सही, कोई अंडरलाइंग रीजंस होंगी। तो जो मैंने जो पिछले कोई 15-20 साल से देखा है कि वो डीलिंग विद यंग पीपल, वर्किंग एट लम्स एज वेल, वर्किंग एट स्टेट बैंक एंड ऑल्सो डिफरेंट बैंक्स, वी हायर लॉट ऑफ पीपल हु आर यंग, जो हम जिसको जो न्यू टू बैंक होते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ कस्टमर तो होते ही हैं, बट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय। अब हो ये रहा है कि जो जनरेशन है ना, हम तो 70s की 80s की जनरेशन है जो बेसिकली अथॉरिटी में बिलीव करती थी कि भाई अगर किसी अथॉरिटी से कोई आ रही है हदायत तो वो उसकी एक वैल्यू होती थी। अब ओवर द ईयर्स हुआ क्या है कि पोस्ट 2000 की जो जनरेशन है, जिसको जनरेशन जी कहता है, कोई एक्स कहता है, कोई वाई कहता है, अब उनके अगर आप देखें ना तो वो दे डोंट जनरली फॉलो अथॉरिटी। वो इतनी को वैल्यू नहीं देते अथॉरिटी को, कि आप अगर सीएफओ हैं, सीएओ हैं, वट एवर, दे फील के जी ठीक है आपको पोजीशन मिली है, बट until you convince me with your ideas, with your behaviors, तो मैं शायद आपके लिए इतना वो करामत साबित ना हूँ। तो ओवर द सही, इयर्स ये जो अंडरलाइंग चेंज आई है ना, इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू नॉलेज, और फिर वो जो एक पूरी जनरेशन पैदा हो गई है हु इज लुकिंग आफ्टर द स्क्रीन, और एक पूरा सोशल मीडिया, तो उससे उससे क्या अथॉरिटी जो फॉर्मल थी वो अरोड हो गई। तो अब एक ही सूरत है जिसकी बेसिस पे यू कैन इन्फ्लुएंस समबडी, is by having or having no authority, but the ability to sort of convince with your ideas, with your behaviors, with your attitudes। तो उसके बेसिस पे फिर वो आपकी बात सुनेंगे। सिर्फ अपनी फॉर्मल अथॉरिटी को आप एक ढाल बना के या उसकी एक तलवार लटका सही, के आप किसी नए जनरेशन को जो एक्स वाई वाली है उसको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, बिकॉज दे जनरली डोंट बिलीव इन दिस हायरार्किकल सिस्टम, जिसमें अथॉरिटी जो है वो मूव करती है, ब्लेम नीचे मूव करता है, और जो अथॉरिटी है जी वो ऊपर मूव करती है। द हायर यू आप इन द लैडर, यू मोर अथॉरिटी दैट यू हैव। तो ये भी एक बड़ा अंडरलाइंग फिनोमेना चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द जनरेशन, जिसकी वजह से नाउ पीपल आर स्लोली एंड स्टेडली गोइंग टुवर्ड्स दिस, कि यार आप लीडिंग विद अथॉरिटी, विदाउट अथॉरिटी को आप प्रमोट करें, एंड दैट रिक्वायर्स पीपल टू हैव मच मोर influence over others, through not necessarily formal means, but with other means that are much more softer in nature। तो ये भी एक बड़ा फिनोमेना जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में आजकल आप देख रहे हो कि नजर आ रहा है। बिल्कुल सही, क्योंकि अब लोग जो हैं वो नॉलेज बेस्ड इन्फ्लुएंसिंग की तरफ ज्यादा हैं। और सेकेंडली, अदारों के अंदर पहले ये होता है जो सीनियर कहे, अब तो ये कि हर पोजीशन की जेडी इतनी वाज़ेह है और केपीआईज की तरफ बात चली गई है कि अल्टीमेटली इस पोजीशन होल्डर से ने कंट्रीब्यूट क्या करना, और अगर वो उसको फॉलो कर रहा है और रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो नोबडी हैज अथॉरिटी या नोबडी कैन डेयर टू डिस्टर्ब दैट पर्सन। लेकिन अगर वो केपीआईज और जेडी जो है वो फुलफिल नहीं हो रही, तो फिर वो आदमी ये नहीं, अथॉरिटी क्या, वो उसके एग्जिस्टेंस जो है वो हमेशा क्वेश्चनेबल रहती है। तो आप डॉक्टर साहब इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जो असद साहब ने बात की है, जो नए नए सिनेरियो बन रहा है, और उसमें खास तौर पर कि जहां हमें डॉक्टर साहब ने ये बताया कि जो नए लोग पढ़ के आ रहे हैं, दे आर मोर टूवर्ड्स द एक्सपर्टीज एंड इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स,
ये भी अब मेरे बहुत सारे मैनेजर से मुझे शिकायत मिलती है, क्योंकि यू नो माय प्रोफेशन इज आई मीट सो मैनी पीपल्स इन कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग। तो मुझे उन्हें ये बड़ी है कि जी हमारे लोगों पर एक्सक्यूजेस बहुत है। एक तो खैर इत्तेफाक से हमारा कुछ वैसे भी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का चले जाना, इस तरह की चीज़ें जी, वो रोड जैम हो गया था, रूट लग गया था, फोक बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो भी फिर ये हमारा एक फैमिली सिस्टम है, बरादरी सिस्टम है। तो किसी की शादी है, कोई फौत हो गया है, तो अगर हम इन सारी चीज़ों को जमा करें तो फ्रैंकली समटाइम्स तो काम के लिए फिर कुछ बचता ही नहीं। तो आप इन दोनों बिहेवियर्स के ऊपर ज़रा हमें रहनुमाई करें। अच्छा देखें, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, सारी जो बातें कम्युनिकेशन जो जा रही है अभी, जहाँ हम जिस तरफ जा रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं समझता हूँ कि जब जो बात असद साहब ने या फिर खुरम साहब ने की कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं ना, जी जी। अगर आपके पास आपको, और जैसे आपने भी फरमाया कि जेडी इज़ वेरी क्लियर, और अगर हम्म। बंदा वो ऑब्जेक्टिव पूरे कर रहा है, अपना जेडी को फुलफिल कर रहा है, तो नो वन हैज़ टू से समथिंग टू दैट जेंटलमैन और वुमेन। तो इन दैट सिनेरियो मेरे नज़दीक जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्सक्यूजेस से जो लोग करते हैं, एक तो ये है कि रेजिलियंस जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सही। अच्छा, रेजिलियंस से मुराद मेरी ये है कि अगर कोई आपको रियलिटी में कोई सेट बैक हो गया, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, या कोई ऐसी चीज़ आ गई, या कोई इवन दो आपकी किसी कॉलीग के साथ कोई बात हो गई, या कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, वट एवर जो भी है, तो आपने रेजिलियंस शो करनी है और ओवरकम करके आगे दोबारा आना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो समहाउ कहीं ना कहीं हम लैक कर जाते हैं, वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपकी जितनी भी चीजें, आपने एक अच्छा काम कर लिया लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे हैं। आप रिलेशनशिप सही। बिल्ड करना चाहते हैं, राइट, जो रॉन्ग टाइम पे राइट बात कर रहे हैं, ठीक है, या राइट टाइम पे रॉन्ग बात कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा इशू है। अब हमारे जो नौजवान नस्ल है, वो ये समझती है कि शायद हम बड़े वोकल हैं और हम अपफ्रंट बात कर रहे हैं। हम वो, और बाज़ का जो एक्स वाई जनरेशन हम लोग हैं बैठे हुए, हम सोचते हैं कि शायद यार ये डिसओबीडियंट, या ये हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ें बन चुकी हैं कि अगर इनको नहीं कंट्रोल करेंगे तो वो अपने आप पे लेबल लगवा लेंगे कि यार ये आज के बच्चों को परवाह ही नहीं है। ठीक है। मतलब डोंट केयर वाला एटीट्यूड है। तो ये बच्चे हमसे ज्यादा काबिल हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं, लेकिन इनको रेजिलियंस भी शो करनी है, इनको डिसिप्लिन का भी पाबंद होना है। भी आज हमारी एक डिस्कशन हो रही थी कि मुझे 20 साल हो गए जॉब करते हुए, डिफरेंट इदारों में, डिफरेंट कंट्रीज में भी जॉब की। और बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको मैं एक पहलू बताऊंगा अर्शद साहब, कि प्लीज। एक एक सिंगल टाइम में भी मैंने अब्सेंट नहीं किया। जब भी, अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, जब भी अगर लेनी है तो एडवांस छुट्टी ली है, ठीक है, जो भी सेट प्रोटोकॉल है उनको फॉलो किया है। और जब भी आया मैं टाइम पे आया हूँ, अगर किसी दिन लेट आना है या किसी वजह से लेट आना है तो वो बता के लेट आए। ठीक है। और उसको फॉलो ग्रेट। किया, ये नहीं हुआ कि जी आप जो है ना आ नहीं रहे हो, नहीं जी मेरा तो मोबाइल बंद हो गया था, मेरी बैटरी खत्म हो गई थी, या मैं, वो एक्सक्यूजेज है ना जो आपने लिस्ट गिनवाई है उसके अंदर ये भी ऐड बिल्कुल। होते हैं। हाँ। रात में जी देर से सोया, आंख नहीं खुली, या मैं बड़ा प्रेशराइज हो गया। तो ऐसा नहीं है। अगर हमारे बच्चों ने या हमारे लोगों ने, जो हमारी न्यू लीडरशिप है, उन्होंने आगे बढ़ना है और अपनी अथॉरिटी मनवानी है, जो अथॉरिटी प्रैक्टिकली उनके पास नहीं है लेकिन वो अपने आप को चाह रहे हैं कि वो लाइमलाइट में लेकर आए, तो फिर उनको उस स्टैंड आउट होने के लिए अपनी कम्युनिकेशन भी बेहतर करनी होगी, अपने आप को रेजिलियंट भी बनाना होगा, अपने आप को डिसिप्लिन्ड भी बनाना होगा। ठीक है। और जब ये वेरी चीजें ऐड कर लेंगे तो फिर कोई अमर माने नहीं है। फिर असद साहब भी जैसा फरमा रहे हैं, आपने भी कहा, खुरम साहब ने भी कहा, कि ये लोग ना सिर्फ उस वर्क एनवायरनमेंट को एंजॉय करेंगे बल्कि अपनी हैसियत को भी एंजॉय करेंगे।
थैंक यू। अच्छा कुरन साहब, एक टर्म इस्तेमाल की अभी डॉक्टर सकलैंड साहब ने, रेजिलियंस। हमारे जैसे मुल्क में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें ऑड सिचुएशंस का अक्सर जो है वो सामना करना पड़ता है कि आप सुबह उठे, आप कपड़े इस्त्री करना चाह रहे तो बिजली नहीं है, बिजली नहीं है तो नहाने के लिए गया तो पानी नहीं है। तो इस तरह की हमें है, और आप किसी तौर आप वापस पहुंच जाएं तो वो रोड ब्लॉक्स और इन चीज़ों से जब गुजर के जाते हैं तो आपका माइंड सेट पॉजिटिव से नेगेटिव ऑटोमेटिकली हो जाता है। और बाज़ का फिर कुछ ऐसे लोग वर्क प्लेस पे भी होते हैं जो और आपको प्रॉब्लम करते हैं। हम ये रिलीजियस जो है, सॉरी, जो लफ्ज़ हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे पैदा करें और कैसे इसको प्रैक्टिस करें? देखिए, रेजिलियंस अडेप्टेबिलिटी से आती है जब चीजों को हम अडेप्ट करना सीखें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है चीजों को हजम करना। कोई भी चीज हो ना, उसको एब्जॉर्ब कर लें जितने देर तक। जो बहुत सारे लोग होते हैं, और खासतौर पे आप सारे लोग एचआर से ताल्लुक है, मेरा इनडायरेक्ट एचआर से ताल्लुक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग होते हैं जिनकी स्टार्ट नो से होती है। जब मैं सीए कर रहा था और आर्टिकल्स थे, तो कुछ मेरे जूनियर्स आए, वो स्टार्ट में नो कहते थे, बाद में काम कर देते थे, बट जो नेगेटिव चीजें अपीयर होनी होती थी वो हो चुकी हो, डैमेज हो डन चुकी हो है, चुका सही होता बात। था। सेम चीज है, मतलब मेरे साथ ही किसी के साथ भी, जब स्टार्ट नेगेटिव हो, ठीक है, तो उससे फिर क्या होता है कि बाद में हम जितना भी कुछ करने कवर करने की कोशिश करते हैं, डैमेज हो चुकी होती है, वो एज ओवर लग जाती है चीजों को वापस अपनी जगह पे आने पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसी तरह जब चैलेंजेस आते हैं ना, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप उस चीज को हजम कर लें, आप उस चीज को एब्जॉर्ब कर लें। फिर देखें, चीजें आती हैं, कोई भी चीजें, कोई भी मुश्किल, इसलिए वो कहते हैं ना कि जितना जो कूल एंड काम रहता है, वही टीमें क्रिकेट जीतती हैं जिनके कैप्टन जो है वो अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हैं। हमेशा एक बात होती है, नर्व्स की गेम, हम दोनों खुद बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इस चीज को, कि नर्व्स की गेम होती है। उसके लिए जरूरी होता है कि चीजों को एब्जॉर्ब करते चले जाएं। जितनी मुश्किल होगी उतने अपने आप को ठंडा करें, उतनी चीजें करें। क्यों? आप अपनी कुव्वत जमा कर रहे हैं चीजों को फेस करने के लिए। इसीलिए हैपेजिट करना, फटीग से बचना चाहिए। जो चीज होती है जो डिप्रेशन से पहले आती है, डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी ही कंसीडर होती है, वो फटीग होती है। उसमें इंसान करता क्या है कि आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, आप इतना चीजों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि जो आप काम ठीक कर सकते हैं ना, वो भी नहीं कर पाते। सिमिलरली जो चैलेंजेस है, आप घर से निकले सुबह, रश बहुत। अब इनिशियली होता क्या है कि रश कभी कभी 5 मिनट में सॉर्ट आउट हो जाता है, बट उससे पहले जो आप सही। जितना टेंशन ले चुके होते हैं या कोफ्त आपको हो चुकी होती है, आप अपना मूड अपने हाथों बर्बाद कर चुके होते हैं, उससे आपके वेरी ना अगले राइट। 6 घंटे डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। जो रेजिलियंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये चीज हम समझ लें कि देखिए चीजें होती हैं, और एक बात है कि चीजें जिन्होंने होना होता है वो होती हैं। आज होती है। बारिश ने होना था, 2 महीने बाद बारिश हुई, तो बारिश हुई, हम चीजें हैं, तो एक एक चीजें कुदरत ने, सिस्टम ने बनाई हुई। इसी तरह चैलेंजेस आना, मुश्किल हालात का आना, इंसान कहते हैं ना पहचाना ही मुश्किल हालात में जाता है। रूटीन में तो सब काम ठीक चल रहा होता है, तो चैलेंजेस आते हैं, उसमें वे आउट निकालें। बट वे आउट जब निकाल लेंगे जब आपका जहन सुकून में होगा, आपको पता है चैलेंज आ गया है। आ गया है, क्यों आया, जो रेजिलियंस नहीं दिखाएगा, जो लचक नहीं दिखाएगा, वो इसी चीज में फंसा रहेगा, ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। तो इसलिए हमेशा कहते हैं नॉट वाई मी, ट्राई मी। ठीक है, चीजें आपके साथ हैं तो आपने उसको फेस करना है। और एक बात तमाम लोगों, खासतौर पर यूथ के लिए, कि देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और जो पेशेंस के साथ काम कर लेते हैं ना, पैसे मिलते ही इंडस्ट्री में उसके हैं। वैसे एक मैं एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने पीएचडी, 2 पीएचडी की हुई है। जो अकाउंटिंग का काम होता है ना, उसके लिए एक बीकॉम बहुत होता है। जो आगे पढ़ते हैं, जो चीजें करते हैं ना, वो तजर्बे करते हैं, चीजें करते हैं। जितना प्रेशर आप ले सकते हैं, जितनी टेंशन आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जितने मुश्किल हालात में काम कर सकते हैं, जितनी जिम्मेदारी आप ले सकते हैं, आप उतनी ही तरक्की आगे करते हैं। किस्मत होती है, रिस्क अल्लाह की तरफ से, मैं मानता हूँ, बट जाहिर बात है कुछ चीजें रखी जाती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी ने कहा, जी जब सब किस्मत में चीजें लिख दी गई हैं तो हम दुआ भी क्यों करें, मेहनत भी क्यों करें। उनका हो सकता है किस्मत में ये लिखा हो कि दुआ करोगे तो मिलेगी, मेहनत करोगे तो मिलेगी। तो सिमिलरली चीजों को, जब चीजें आए, जब चीजें मुश्किल हालात पड़े, आप उनको एब्जॉर्ब करें, आप उनको देखें कि जी ये चीज हो गई है, क्यों हुई छोड़ दें, जो ना होना था वो हो गया। आपके कहने से, आपके सोचने से क्यों होना, या अपने आप को कोसने से, या किसी को बुरा कहने से, किसी को बुरा समझने से वो चीजें हल नहीं होंगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो चैलेंजेस आते हैं। आप सुबह निकले, आपने एक जगह पहुंचना है, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि टाइम क्वेश्चन रख के निकला करें। अगर आपने कहीं 8 बजे पहुंचना है और आपका रास्ता आधे घंटे का है, तो आप कोशिश करें कि आप 40 मिनट पहले निकले, ताकि आपके पास इस प्लान बी का मौका हो, ताकि आपके पास, गलती कहते हैं, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं होती, गलती को रिकवर करना, गलती पे एक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज आपको रेजिलियंस सिखाती है कि आप चीजों को पहले एब्जॉर्ब कर लें,
मान लें कि चीज हो गई है, उसके बाद वे आउट निकालें। परेशान मत हो, चीज जो परेशानी कुछ भी नहीं करती, वो सिर्फ आपके हाथों में अच्छा, फैला देती है। इसमें इसमें अरशद साहब, मैं एक बात जी छोटी जी सी ऐड करूंगा, जो खुरम प्लीज। साहब ने कहा। हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है, वो है गूगल मैप्स। ठीक है, आप गूगल मैप का बिहेवियर नोट करें। अच्छा, वो क्या है कि आप निकले, आप गलत टर्न ले गए, वो आपको फिर सीधे रास्ते पे ले आएगा। ठीक है, सही। आप फंस गए, आगे डेड एंड आ गया, वो आपको फिर कहीं ना कहीं वे आउट दे देगा। तो वो जो रेजिलियंस शो कर रहा है, वो हमें उसको ही देख के समझ लेना चाहिए। जैसा बिल्कुल खुरम साहब की बात से मैं एग्री करता हूं कि जो होना था वो हो गया। ठीक है, अब आपने हम्म। क्या करना है, उसका वे आउट निकालना है, ना कि वो लकीर पीटना शुरू कर दें। वो सांप के वो, अब चिड़िया चुगी खेत वाली बात ना हो ना। वो आप पछताए क्या आफत जब चिड़िया चुगी खेत। तो बंदे को गूगल से सीख लेना चाहिए गूगल मैप से, कि हाँ भाई हाँ हाँ। वो आपको अल्टरनेटिव रूट दे देता है। तो दैट्स इट जी। नहीं, ये तो बहुत अच्छी गालियां नहीं एग्जांपल पड़ती, आपने दी। गालियां नहीं पड़ती, वो रीरूट कर देते जीरो बिल्कुल ठीक है, यानी ये लेकिन वो अडॉप्टेबिलिटी कभी का कभी एक। सर्कुलर में भी घुमाता रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इस पे कोई ऐड करना चाहेंगे असद साहब आप? देन आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। जी जी, क्योंकि आप ये क्वेश्चन करें सर। रिजिलियंस और अडॉप्टेबिलिटी फ्रैंकली ये दो चीजें ही हैं कि जी जो जी बिल्कुल। हमें आगे लेके चलती हैं। नहीं, रेजिलियंस तो हम तो एज ए कॉम बहुत पिछले 70 साल से रेजिलियंस है। तो वो तो हमारे में अच्छा। बड़ी कूट कूट के भरी हुई अडेप्टेबिलिटी। लेकिन इस ओके। प्रॉब्लम इसमें आ जाती है, अडॉप्टेबिलिटी भी है। देखें लास्ट 20-25 सालों में बिजली के, पानी के, गैस के, हर किस्म के मसलों के बावजूद भी हम कुछ ना कुछ तो तरक्की कर रहे हैं। प्रॉब्लम रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी की नहीं है, वो डायरेक्शन की है। ओके। कि ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं टू डू व्हाट, मतलब हम जा किधर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इशू है। लीडिंग अगर आपने करना है तो हम चलो ना, हमारी इकोनॉमी में भी, लोगों में भी रेजिलियंस बहुत है। मिनिमम मिनिमम पे भी हम गुजारा करना, जुगाड़ लगा के काम करना सीख लेते हैं। सिर्फ मसला यह है कि उसकी डायरेक्शन अभी तक हमें नहीं मिल रही, हम सर्कुल में घूमते रहते हैं, तो वो एक जरा प्रॉब्लम है। बाकी आई डोंट सी इन ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग, जिसमें मेरा भी तजर्बा बहुत रहा है, कि माशाल्लाह हम मिनिमम रिसोर्सेज के साथ भी अच्छी आउटपुट देते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम वही मैंने एज एज कहा कि हमारे जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सा क्वेश्चनेबल है। जी भैया, वो एक्चुअली आपका जो इशारा है वो एक ओवरऑल हमारी जो वर्किंग हाँ इन्वायरमेंट या सोसाइटी या लीगल चीज़ें हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा इसको पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव में, जैसे मैं आपने कहा कि हम जुगाड़ लगाते हैं, नो डाउट हम लगा लेते हैं, लेकिन रोड के ऊपर चलते हुए अब देखें ना कि हाउ वी बिहेव, कि हम गलत राइट। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। तो आप किसी को कहें लाइन हम तोड़ रहे हैं और हम घुस रहे हैं, हमारा राइट ऑफ वे नहीं है, बट वी आर डूइंग, हम सही। वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और हम बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, कोई हमसे ये कहे जरा साइड पे हो जाए, ये चीजें। तो यहाँ हमें थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव जी करने जी। की जरूरत है, और इसी से जुड़ा वो हुआ। सोफिस्टिकेशन, वो जो सोफिस्टिकेशन है ना, वो अभी जी थोड़ा जी जरा क्रूड लेवल पे है, उस लेवल पे नहीं पहुंची। और थोड़ा सा शायद सही। तरबियत का थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन यह है कि वो फ्रस्ट्रेशन है बेसिकली माशरे में, जिसको हम कहते हैं, मुआशरे में, जो हर हाँ। नजर आती है हर जगह पे, कि चीजें जो है ना वो सही नहीं हो रही। तो स्पेशली नौजवान नस्ल का जो बड़ा इशू यही है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो सीनियर्स थे वो कुछ हद तक ये चीजें करके गए होंगे। वंस दे सी दैट के वो चीजें नहीं हो रही, तो देन वो फ्रस्ट्रेशन क्रीप इन कर जाती है। और फिर वो, क्योंकि ऑलरेडी वो अथॉरिटी में इतना को बिलीव नहीं करते, तो वो फिर जरा सही। बड़े गलत तरीके से बाहर आती है। सही। अच्छा, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा एक कम्युनिकेशन क्वेश्चन के साथ, लेकिन उससे पहले एक और बात, जो मैं जब लिटरेचर रिव्यू कर रहा था, तो बिहेवियर की जब हम बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और अथॉरिटी फिर उसको फॉलो करेगी, या हम इंटेग्रिटी की बात करते हैं, प्रोएक्टिवनेस की बात करते हैं, और टीम प्लेयर होने की बात करते हैं, तो उसमें एक चीज आती है, वो है लेट गो ऑफ योर ईगो। अगर जी मैं अपनी ईगो के टॉप पे बैठा हूं तो मैं टीम प्लेयर नहीं हो सकता, मैं गुड लिसनर नहीं हो सकता। मेरे अथॉरिटी न होने के बावजूद मैं डिक्टेशन की कोशिश करता हूं। तो डॉक्टर सकलैन, इस ईगो का क्या हाल है? देखें, ईगो आती क्यों है? ठीक है, ठीक है। पहले तो हमें ये देखना चाहिए। ये अभी अगेन मैं दोनों जेंटलमैन को रेफर करूंगा कि उन्होंने कहा कि अ, हम लोग बड़े क्रूड लेवल पे चीज़ें हैं जो सही। सोफिस्टिकेटेड नहीं हुई।
या जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू है, या जो डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो ईगो बेसिकली जो इसके मेजर इंग्रेडिएंट्स या बेसिक इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं, तो वो वहाँ आती है जब आप किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, या वो जो रिवार्ड नहीं देते, ठीक है, या ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, तो वहां पर ये एक फ्रस्ट्रेशन कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है ईगो की तरफ, जो अल्टीमेटली बाद में डिप्रेशन की तरफ ही ले जाती है। ठीक। जहां तक ईगो है कि हमने आज तक ईगो को उस सेंस में लिया ही नहीं है कि ईगो, आप अपनी सेल्फ एस्टीम की बात करें, आप अपने रिलीजियस के हवाले से अगर आप इगोइस्टिक हैं, या अपनी नेशनैलिटी के हवाले से इगोइस्टिक हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट केस। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ईगो हम ये बना लेते हैं, जैसे अभी आपने फरमाया कि मेरी गाड़ी से आगे गाड़ी क्यों निकल गई, ठीक है, सही। या इस लाइन में ये बंदा पहले क्यों चला गया, मैं क्यों पीछे हूँ, और हम, या मुझे क्यों रोक लिया, या इशारा मेरे लिए क्यों है या दूसरों के लिए नहीं है। तो ये बेसिकली मल्टीपल फैक्टर्स हैं सर इसमें। इसमें लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, इसमें वो चीज़ें हम ईगो बना लेते हैं जो ईगो होनी नहीं चाहिए, और उन चीज़ों को हम ईगो समझते नहीं है जो होनी चाहिए। होनी चाहिए, ठीक है। सही। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरी अपनी जाती राय है, वो हमें लोगों को इसी तरह के फोरम पे जैसे आप कर रहे हैं बताना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें में बताना चाहिए कि भाई ये चीज़ें वो हैं जो आपने करनी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये आपके इंटाइटलमेंट्स हैं, ये आपका ये है। तो वो चीज़ें लेके चलें, तो मेरे ख्याल में ईगो का कोई खास इशू नहीं रहेगा। जी खुरम, अच्छा, आप कुछ मेरा ऐड जो करना चाहेंगे? सॉरी, मेरा जो जी पर्सपेक्टिव है जी। ना, इस पे बड़ा डिफरेंट है ईगो पे। अच्छा, ओके। ओके। फॉर द वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हम्म। ईगो इटसेल्फ इस कोई बुरी चीज नहीं है, एज लॉन्ग एज वो रूटेड हो आपकी एबिलिटी टू, जो आपकी जो एबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंसी, तो आप भी यू गरूर आपको ना अपनी किसी एबिलिटी पे, तो दैट्स ऑलराइट। प्रॉब्लम ये है कि ईगो किसी मिसप्लेस, इसको ईगो हम कहते हैं कि ये वो ईगो जो है ना, वो आपकी किसी पोजीशन में रूटेड है, या आपकी आप कह सकते हैं आपके एटीट्यूड में, आपकी स्टिफनेस में है, तो वो एक गलत बात है। लेकिन हम्म। in terms of having ego because I know something and people should respect me, वो भी अपनी जगह ठीक है, as long as वो genuine चीज है। और जहां तक मेरा तो बड़ा अक्सर मैं जब लोगों को पढ़ाता हूँ तो मैं बताता आप हूँ, खुद ही की तरफ रेफर कर रहे हैं? हाँ नहीं, वो खुद ही तो इज अ वेरी एलिवेटेड किस्म की चीज है, बड़ी प्रैक्टिकल सेंस में होता है कि हर इंसान, मैं अक्सर जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि हर इंसान के अंदर छोटा सा एक भगवान होता है, तो वो ओके। भगवान ना पूजा मांगता है। क्या तो बात जब सही। तक आप क्या उसकी वो उस भगवान की पूजा नहीं करेगा ना कोई, तो आप यू डोंट रियली फील कनेक्टेड। तो ये एक बड़ी एक प्रैक्टिकल चीज है जो हर इंसान फील करता है। तो मैं अक्सर बाकी लोगों को बता रहा होता हूँ कि आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि अगले आदमी की वो पेन पॉइंट्स क्या है, उसकी इगोइस्टिक टेंडेंसीज क्या है, उसको स्टडी करके आप अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करें, तो फिर एक कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन आप कहें कि जी वो अपनी ईगो को बिल्कुल तर्क करके बिल्कुल वो एक हम्बल, वो भी मेरे ख्याल में इतना हम्म। इतना को प्रैक्टिकल नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर डीलिंग विद पीपल विद लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। तो बिहेवियर इटसेल्फ, या इंसान खुद एक बड़ा कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है, इतना सिंपल नहीं है। तो क्या उसको वो चीज ट्रिगर करती है, किससे वो आपके तरफ माइल होता है, किस वजह से वो माइल नहीं हो पाता, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, उसको स्टडी करना पड़ता है। सिंपल ये कह देना कि आप अपनी ईगो मार लें या इसको आप बिल्कुल लेट गो कर दे, वो भी इतना आसान नहीं है, मतलब इन फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, ईगो होनी चाहिए, लेकिन उसकी रूट जो है, जो बेसिस है, वो अगर नॉलेज हो, तालीम हो, आपकी कंपिटेंसी हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, तो ठीक है। वो अगर फॉर्मल अथॉरिटी में है तो वो एक प्रॉब्लम है। सही। अच्छा खुरम साहब, आप कोई बैलेंस हमें बता सकते हैं इसमें? देखिए अभी जैसे अभी सर सबने वो तो बात कह की रहे हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा नहीं, बंदे देखिए से पूछे। होता क्या है, बिल्कुल सर सब सही दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर आप ईगो नहीं होगी तो अपने आप को चैलेंज कैसे करेंगे। बहुत सारे कामों के सही लिए हमें अपने आप को भी तो चैलेंज करना पड़ता है ना। हम सही लैग आता है, कभी सुस्ती आती है, कभी मौसम होता है, तो बट हम अपने आप को चैलेंज करते हैं तो ईगो तो होती है, बट इन डिसेंट डिस्प्ले ऑफ ईगो जो है ना, मार वहां पे पड़ती है, वहां पे खराबी होती है ओके। जहां हम उसको सही। छल रही होती है। देखिए एक गुरूर हर या हम एक अपने आप को फाइटर बहुत का, सुपीरियर समझने लगे हैं और दूसरों को फिर नीचा हाँ समझे। मतलब
एक काबिलियत का, एक फाइटर का, एक उसका गुरूर, एक अपनी उसकी चाल, एक वो तो एक है, और उसमें उसकी खूबसूरती है उसकी, कि आप जो जो चीज आपके अंदर है उसका, बट आप जब डिस्प्ले करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और दूसरों के पास जाके उनको एहसास दिलाते हैं कि तुम में ये नहीं है, मुझ राइट। में ये है, खराबी वहां पे पैदा That होती is है। wrong. That is wrong. हाँ, दैट्स खराबी वहां पे पैदा होती है। अदरवाइज बेसिक ईगो, अगर आप अपना कोई काम करें, और ये फैक्ट है, हम बहुत दफा कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई काम करें तो हम अपने आप से जरूर कहते हैं यार यू डिड अ गुड जॉब, सही। यार ये तुम्हारा चैलेंज है, तुमने ये करना है। मतलब हम सुबह उठते हैं कि यार आज हमने ये काम कंप्लीट करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम 4 दिनों का काम 6 घंटे में निकाल लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम 6 घंटे का काम 8 दिनों में करते हैं करने के लिए। तो उसके अपने आप को उसके लिए चैलेंज करना बड़ा जरूरी होता है। तो वो ईगो ही ठीक है। होती है जहाँ जो आपका अपने ऊपर एतमाद होता है। मगर जहां जाके आप उसका डिस्प्ले स्टार्ट कर देते हैं और आप लोगों को, जाहिर बात देखें, एक मुझे इससे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि जो किसी पहलवान उसका जो वाकया था कि जो हजरत जुनैद बगदादी का है, या का है कि वो किसी पहलवान से कहा कि तुम अपने से किसको हरा सकते हो, अपने से ताकतवर को, अपने से बराबर को, या अपने से कमजोर को। उसने कहा जी मैं अपने से ताकतवर को हरा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई जो तुमसे ताकतवर है उसे तुम कैसे हरा सकते हो? तो उसने कहा नहीं, मैं हम्म। अपने से बराबर वाले को हरा सकता हूँ। कहा तुमसे बराबर है तो तुम कैसे हरा सकते हो? और कहा जी मैं अपने से कमजोर वाले को हरा सकता हूँ। उन्होंने कहा जो कमजोर वाले को तो हरा ही लोगे, उसमें कौन सा फखर की बात है? नहीं, मेरे ख्याल में हजरत जुनैद बगदादी का या उनका है। तो चक्कर ये है कि ये चीजें जो है ना, और खास तौर पे जहाँ पे भी हम काम, एक वर्क ऑफिस, ऑफिस डिसिप्लिन, इन चीजों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कभी कभी बड़ी चीजें पैदा होती है। हम्बलनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था, जिसमें बात की थी कि हम्बल अप्रोच होना, कामयाब वही है जिसमें आप कंपिटेंट हैं, आप डूअर हैं, आप रिजल्ट निकाल लेते हैं, आपके पास सक्सेस एक हिस्ट्री है। ईगो आएगी आपके अंदर, बट एट द सेम टाइम जो हम्बलनेस की इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज्यादा। एक लीडर, अगर हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं ना, आप लीडर हैं या नहीं है, जी बट जी। हम बात कर रहे हैं सक्सेस की, मैनेजमेंट उसकी, तो चक्कर है कि उसके लिए आपको हम्बलनेस जरा जरूरी है, इसलिए कि आपने लोगों को साथ लेके चलना है। ठीक है, आपने लीडिंग, आप लीडर हैं। और यही डिफरेंस अगर हम करें, जो बहुत ज्यादा वो भी आते हैं कि लीडर में और बॉस में क्या क्या फर्क होता है। लीडर साथ लेके चलता है, तो लीडर का हम्बल होना बड़ा जरूरी है, इसलिए कि आपने लोगों को साथ लेके चलना है। और अथॉरिटी, जब आप लोगों को साथ लेके चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अपना लीडर मान लेंगे। जहां आपको उन्होंने लीडर मान लिया, तो किसी ने गिवन सही। अथॉरिटी है या नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके पास आ गई। तो आप अपनी फोकस को, अपनी एनर्जी को इस चीज में जरूर लगाएं कि लोगों की हेल्प करें, आगे लेके चलें, अपने आप को रिफाइन करते जाएं, चीजों को रिफाइन करते जाएं, अपने आप पे जरूर गुरूर करें, बट अपने तक करें, अपने आप को चैलेंज देने के लिए। आप कंपैरिजन शुरू कर देंगे, लोगों को इंफीरियर फील करना और फिर इंफीरियर महसूस करवाना, वहां पे आगे खराबी पैदा होती है, जिससे इज्तिनाब करना चाहिए। वेरी राइट, बहुत अच्छी वहां से बात आपकी लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये आ गया तो फिर आप भूल जाए अथॉरिटी है या नहीं है, फिर आप लीड नहीं कर सकते। सही। अच्छा असद साहब, आपसे एक सवाल बड़ा अहम है, बल्कि मैं बाकी दोनों दोस्तों से भी कहूँगा वो उस पर कमेंट करें उसके बाद। वो है कि ये हमारा बिहेवियर, एक्सपर्टीज, टीम रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आके एक जरिए में जमा होती हैं जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। अब कम्युनिकेशन आज से 10-20 साल पहले तो बहुत आसान था, या आप सामने बात करते थे या आप लिख के बात कर लेते थे। लेकिन अब तो कम्युनिकेशन चैनल्स बहुत ज़्यादा हो गए। सोशल मीडिया पे भी आप होते हैं और सोशल मीडिया के अंदर फिर मुतअद्दिद हैं। ईमेल का है, ऑफिशियल राइटिंग का है, लोगों से बातचीत करने का है। तो आप हमें बताएं कि जब हम चाहते हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी भी हो, इंटीग्रिटी हो और हम एक्सपर्टीज का इजहार करें, तो अब हमारे पास कौन से चैनल्स हैं जो ज़्यादा मौसर हैं? फॉर्मल, इनफॉर्मल, सोशल मीडिया, हाउ वी कैन वर्क टू इन्हांस आवर पर्सनल क्रेडिबिलिटी? सर, आप म्यूट हुए हुए हैं असद असद साहब आपका साहब। माइक म्यूट है। असद साहब आपका माइक म्यूट है। नहीं, मैं यहाँ से तो ओपन लग रहा है मुझे। चले मैं शुरू करूं फिर। आवाज आ ठीक। रही? या हाँ आ कर गई रहे। आवाज जी, ऐसा सर। आ रही। अच्छा, तो इसमें दो तीन चीजें हैं कि आपके पास पहले जो फॉर्मल चैनल थे तो वो ऑब्वियसली ईमेल थी, फोन थे, सही। इसी तरह। लेकिन जो अभी भी मैं समझता हूँ जो कम्युनिकेशन जो आपकी, जिसको हम स्मॉल टॉक कहते हैं ना इन सही। ऑर्गेनाइजेशंस, कि किसी कॉर्नर पे आप किसी के साथ बात करते हो, उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन बड़ा रोल प्ले करती हैं। बाकी आप बड़े टूल्स अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, और आजकल की जो नौजवान का सबसे एडवांटेज ये है कि दे आर नॉट कैमरा शाय, क्योंकि दे स्टार्टेड देयर लाइफ विद देयर फोन इन देयर हैंड। तो ये मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि दे आर मच मोर इन ट्यून विद टेक्नोलॉजी, कि वो कैमरा सामने करके तो दे स्टार्ट टॉकिंग विदाउट हैविंग एनी इशू।
हमें हमारी जनरेशन को ये इशू था कि भाई क्योंकि हम यूज टू थे फेस टू फेस, ये बड़ी बात है, ईमेल पे कर लिया या फोन पे कर लिया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहमियत है वो काफी बढ़ गई है कि योर एबिलिटी टू सही communicate on various platforms, whether that platform is currently that we are using, which is Zoom, या YouTube पे आप वन वे या टू वे बात कर सके। इसी तरह आप हमारी जितनी मीटिंग्स होती हैं अब सारी Zoom पे होती हैं, तो योर एबिलिटी टू कनेक्ट और कन्वे अ मैसेज इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम टू द पॉइंट, और अपनी बात को, मुद्दे को बयान कर देना, वो बहुत जो है ना वो बड़ी रिफाइनमेंट चाहिए अब आपको। अब आप लॉन्ग वाइंडेड चीजें नहीं कर सकते, लेकिन हम क्योंकि अभी भी पुरानी थोड़ी सी जनरेशन है तो हम अभी भी समझते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स जो स्मॉल टॉक है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप यू डू इन ऑर्गेनाइजेशन विद वन अनदर, दैट एक्चुअली रियली हेल्प यू इन्फ्लुएंस। बाकी तो मैथ चैनल्स अवेलेबल है ही जिसमें आजकल की जो नौजवान हमसे बहुत बेहतर है। सही, वेरी राइट। जी खुरम साहब, डॉक्टर सकलैन आप म्यूट आप हो चुके हैं, डॉक्टर अपना सकलैन मेरे ख्याल है। चलिए फिर हम डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जी दीजिए। देखिए, अगेन इसको मेरे ख्याल में वो भी पॉइंट ये है कि हम बात कर रहे थे मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसमें कि इस सबको अगर समराइज करें ना, तो मेरे ख्याल में जी जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आती है उसमें कि जी आप चीजों को परसीव कैसे करते हैं। सही, आप चीजों को परसीव कैसे करते हैं उसके लिए बड़ा जरूरी है कि अपना मवाजना करें चीजों का, अपना मवाजना करें और उसके बाद चीजों को उस तरह लेके चलें। तो चीजों को अडेप्ट करना, एक्सेप्ट करना, उनको रिस्पॉन्ड करना बड़ा डिफरेंट हो जाता है सही, और आसान हो जाता है। और ये सारी जो चीजें हैं कि और इस चीज को मान लेना कि जी गिवन अथॉरिटी एक डिफरेंट चीज है और लीड करना एक डिफरेंट चीज है। आपके लिए बहुत आसान चीजें बना जाती है, बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि बाकी फैक्टर्स को जरूर सोचें, एक होलिस्टिक अप्रोच पे जाएं, चीजों को करें। ये सारी चीजों का जो इकट्ठा मिला के चीजें करते हैं, देन यू हैव सही। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर सकलैन, आप बात करने लगे थे इसी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अच्छा, हवाले से। इससे पहले मैं सर, आपने जो बात की, एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट उठाया है क्रेडिबिलिटी का, कि जी बिल्कुल। इतने चैनल्स होने पे अपने आप को क्रेडिबल कैसे रखें। तो हम्म, यहाँ मैं अपने तमाम नौजवान दोस्तों को एक बात ज़रूर करूँगा कि पहले ये पॉइंट नोट करें कि कोई भी चीज़ वो लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिकली तो वो अनमेट है, ठीक है, इट कैन नॉट बी डिलीटेड परमानेंटली। तो ये ध्यान में रखें। सही, अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी जो उनका एक इमेज बन रहा होता है, या एक आप यूं समझ लें कि एक स्कोर बन रहा होता है कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया है, या फिर वो जो भी उस पर कुछ लिख रहे हैं या कोई इंटरेस्ट वो शो कर रहे हैं, तो वो इट अल्टीमेटली लीड्स टूवर्ड्स देयर क्रेडिबिलिटी, या फिर वो लूज क्रेडिबिलिटी हो रही है या उनकी बेहतर क्रेडिबिलिटी हो रही है। तो मेरी सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि जब भी वो कोई भी सोशल मीडिया चैनल यूज़ करें कम्युनिकेशन के लिए, उसको बड़ा केयरफुली यूज़ करें, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ ना करें जो कोई रिलीजियसली हो, या कोई टेररिज्म के हवाले से हो, या कोई इस तरह की कोई चीज़ हो जो उनके लिए कल को इशू बन जाए। इसकी मैं एक अपनी पर्सनल एग्जांपल भी देना चाहूँगा कि अब आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज के वीज़ाज अप्लाई करते हैं, स्पेशली यूएसए वगैरह के वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो दे आस्क कि जी आप अपने सोशल हैंडल्स लिखें और वो सारी डिटेल्स दें, और वो चेक भी होता है, ठीक है। सही, आजकल सॉफ्टवेयर हैं वो फौरी तौर पे आपका ट्रेंड बता देते हैं, आपकी टेंडेंसी बता देते हैं कि ये बंदा किस किस्म का सोशल मीडिया पे इसके अपीयरेंस क्या है। तो एक तो ये मेरा एक आप डिस्क्लेमर समझ लें। मैं चाह रहा था कि हमारे नौजवान नस्ल इसको ज़रूर ख्याल करे, अन्य कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बिला वजह फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ पे अब वैसे। पाकिस्तान में तो और भी गैर महफूज हो गया है हाँ, अन्य वहाँ कमेंट करना। कहीं किसी भी, वक्त भी कुछ हो मतलब बिल्कुल नहीं सकता है। करना है इसको। ज़रूरत क्या है जी एक चीज़ को वो पंगा लेने के लिए। अच्छा, सही, ऑन दी अदर साइड जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, या वो उसमें देखें, आप जब किसी से किसी की जेन्युइन अप्रिसिएशन करते हैं, आप सही, किसी को जेन्युइन फीडबैक देते हैं, किसी के साथ आप एम्पैथिक होते हैं, किसी के साथ आप जो अपनी प्रॉब्लम उनको अच्छे तरीके से बताते हैं, या उनकी बातें
जो लिसनिंग स्किल्स आपकी बेहतर होती हैं, तो वो ये बेसिक करैक्टर्स हैं जो आपके इंटर रिलेशनशिप को बेहतर करते हैं। और आप कुछ भी हों, आपके लिए ज़रूरी, आप ये देखें कि अगर आप एक दुकानदार के पास जाते हैं या इवन रेडी वाले के पास जाते हैं, ठीक है, छोटे लेवल की अगर मैं बात करूं, तो आप उस बंदे से फ्रूट ही नहीं खरीदते जो आपसे बदतमीजी से बात करेगा, ठीक है, राइट। या जो नखरे से बात करेगा, जो या जो आपकी जो फीडबैक है उसको नहीं ले रहा, तो आप कहते हैं यार चल यार इस दफा तो हो गया, दुकानदार को छोड़े आगे चले। अब ये फास्ट पेस जनरेशन भी है और वक्त भी है। अगर हम रिसर्च कहती है कि विद इन 7 सेकेंड्स अगर एक वेबसाइट नहीं खुलती, ठीक है, तो हम उससे अगली वेबसाइट पे या ऐप पे चले जाते हैं, ठीक है। ठीक है। तो इसी तरह अगर एक बंदे की बात को नहीं सुनता या उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करता, तो फिर वाई समवन इज स्टिल वेस्टिंग टाइम ऑन दैट पर्सन, ठीक है। इसी तरह आपको अपनी स्किल्स जो हैं, लिसनिंग स्किल को बेहतर करना है, आप एम्पैथिक होना है, आपने केयरफुली वर्डिंग जो है ना वो यूज करनी है, ठीक है, जेन्युइन एप्रिसिएशन करनी है। और आप यू कैन सीक द गाइडेंस फ्रॉम एनीवन, और मेंटोरशिप की तरफ जाना है। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को 4 चांद लगाने के लिए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आई वांट साहब। टू ऐड अच्छा वन हम थिंग, ये आई जस्ट वांट जी, टू ऐड वन थिंग। ओके। देखिए, बात जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली बात जब हो रही है ना लीडिंग की, तो जब जब आप कनेक्टिविटी लूज कर जाएंगे ना तो सब खत्म हो जाएगा। वेरी राइट। आप किसी को पकड़ के आप नहीं कर सकते। आप जो हम तो विदाउट अथॉरिटी की बात करें, इवन अथॉरिटी के साथ अगर वो कनेक्टिविटी लूज हो गई ना, देन आप लोग अकेले ठीक। रह जाएंगे, देन यू हैव टू। और जस्ट टू ऐड वन थिंग डॉक्टर सकलैन की बात में, कि मैं आज से कोई पुरानी 8-9 साल पुरानी बात है, बड़े ग्रुप्स ये देखा करते थे कि आप किन किन सोशल वेबसाइट्स पे, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर्ड है। मैं सही जानता है। हूँ एक बहुत बड़े ग्रुप में सऊदी अरब में एक साहब इसलिए रिजेक्ट हुए थे कि वो टिंडर पे बहुत एक्टिव नजर आते थे। टिंडर डेटिंग साइट है, इस अच्छा। Right. बेस पे उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी कि उस पे वो बहुत एक्टिव नजर आते थे। उनका ये टाइम पास करने वाला आदमी है, इसके कैरेक्टर को शो करता है, और उसकी जॉब नहीं हुई थी। सिर्फ इस पॉइंट पे उन्होंने बकायदा फीडबैक दिया था कि दिस इज द रीजन यू लॉस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, आपने वो थैंक यू। साइट का नाम बता के अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो हाँ जी, एक वो हैना के एक्सपोज हो पादरी ने गए। ऐसे सब बहुत मुस्कुरा जब रहे बताया कि हैं। वो जब पादरी एक्सपोज हो साहब ने गए। तकरीर, चल, हाँ, पुरानी पादरी हो साहब ने गई, तकरीर तो की होता ना, है। और कहा कि भाई ये गुनाह नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो जब सेरेमनी खत्म हुई, सेरेमन, तो उन्होंने एक नौजवान से पूछा तुम्हें मेरा खिताब कैसे लगा। कहता फादर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले मुझे गुनाहों की इतनी किस्में मालूम नहीं थी। अच्छा आपने असद मेरे इल्म में साहब, बड़ा इजाफा किया। हाँ बिल्कुल। असद साहब, एक क्वेश्चन के बगैर हम आज का प्रोग्राम नहीं खत्म कर सकते, वो है जी। कि जब हमने इतनी माशाल्लाह आप लोगों ने बातें बताई हैं, एंड आई बिलीव के आवर ऑडियंस विल एक्ट अपॉन दोस, और वो अपनी इन्फ्लुएंसिंग सलाहियत को से बहुत बढ़ा सकते हैं। लेकिन जी। जब वो इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स अपना लेंगे एंड देन विल स्टार्ट वर्किंग विद अस, तो वो क्या होगा कि वो इनिशिएटिव टेकर होंगे, वो डिसीजंस में अपनी ओपिनियन दे रहे होंगे, ठीक है ना। सही। वो चूंकि बाखबर हैं, तो वो अपनी बाखबरी को दूसरों से कम्युनिकेट भी कर रहे होंगे। तो जब आप आगे निकलते हैं और आप जाने पहचाने जाते हैं, तो उसका एक लाजमी नतीजा ये होता है कि कुछ लोग नहीं चाहते ये हो। सो व्हाट या दे डू, दे कम विद सम रेजिस्टेंस, कि राइट। वो आपका रास्ता रोकें, आपको डिस्करेज करें। व्हाट टू डू इन दिस सिनेरियो? अब इसमें देखना, हर इसमें प्रॉब्लम यह है कि यू आर डीलिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल विद डिफरेंट मोटिव्स। तो जब इस किस्म बिल्कुल। के लोग होते हैं तो जाहिर बात है, अब हर एक को खुश नहीं किया जा सकता, दैट्स अ गिवन फैक्ट। So there will be some people who will not like you, who will pose a lot of hurdles in front of you. तो वो that's there, you have to then pick your fights. आप कहते हैं भाई जो चीज ओके। आप समझते हैं जिसके आप बारे में आप कुछ कर सकते हैं करें, otherwise you just stick to your own guns and you do your best and let the other people do whatever they feel like will कर सकते हैं आपके लिए, लेकिन you should not retaliate. हाँ, सिर्फ वहां पे करें जहाँ पे यू रियली राइट। फील दैट वो वैल्यू, वो बात वैल्यूज पे आ गई है। अगर वैल्यू पे ठीक आ है। गई है somebody, then you have to pick that fight. Otherwise जो छोटी मोटी रेजिस्टेंस है, people don't like you, you stick with your gun, you power through, you continue doing your good work,
and that lot these behaviors जो होते हैं which should not bother you. तो ये भी ability Right. create करना होती है कि भाई you can't please everyone. तो ये जब आप बिल्कुल इस सही। अंडरस्टैंडिंग को समझ लेंगे, जो कि बड़ी लेट आती है, क्योंकि नौजवान नस्ल का और बाकी जब आप नए नए होते हैं तो सही। इसमें बड़ा होता है कि जी द एबिलिटी टू से यस, हर चीज के बारे में यस कह देते हैं। तो हम कहते हैं कि यू हैव टू लर्न द एबिलिटी टू से नो एज वेल। Maybe people don't ठीक है। like you, but that to make you as a credible leader, you have to say no to certain things, because that is not role popularity contest नहीं चल रहा है ये। You have ठीक to है। have a certain value level की boundaries हो। अगर value पे किसी ने आपको कहा है, then you have to really come सही। hard on them. But other than that, I think idea यही है कि you continue doing your good work, और अगर And कुछ ignore लोग such आपसे things. resistance करते हैं, just forget about it। इतना सही। दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, बिल्कुल सही। जी डॉक्टर साहब, आपका कोई हमें टिप देना चाहेंगे इस मौजूद पे? इसमें मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप अगर एक अच्छे प्रोफेशनल और अच्छे एक इंसान हैं, ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता फिर। ठीक है। तो अपने आप पे फोकस करें, अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को इक्विप्ड करें। वो कबूतर की तरह आंखें बंद करने से बिल्ली का डर नहीं जाएगा। अगर हम ये कहें कि जी नहीं, हमने ज़माने से हमें क्या लेना देना है, तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। हम ऑफ द रिकॉर्ड भी जब बात कर रहे थे एक ऐसे मुल्क के हवाले से कि जहाँ पर वो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने कायम किया, और वो दुनिया को लेके 500 फॉर्चून कंपनियों में मेजॉरिटी उनकी है, ठीक है। तो हमें अपने आप को इक्विप्ड करना है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ, हमें अपने आप को लेटेस्ट नॉलेज के साथ एडॉप्टेबल बनाना है, ठीक है। और हमें आगे बढ़ने के लिए जो पॉजिटिव चीज़ें, आपने इंटेग्रिटी की बात की है, एडेप्टेबिलिटी की बात की है, ये स्किल्स अपने अंदर पैदा करनी है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है, तो फिर मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला फिर मदद करेगा ऐसे लोगों की भी कि वो आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच असद हमीद साहब, खुर्रम साहब एंड डॉक्टर सकलैन शेख साहब। हमारा टाइम ख़त्म हो गया, वरना ये गुफ्तगू बहुत दिलचस्प थी और हम इसको और भी कंटिन्यू कर सकते थे। सम अदर टाइम वी विल पिक अप दिस डिस्कशन अगेन, एंड आवर ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू, वी हैव टू कंक्लूड ओवर हियर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।